यस हेलो स्टूडेंट, हम लोग अकाउंट में क्लास 12 एमपी बोर्ड स्टूडेंट और अकाउंट में चैप्टर 4 एडमिशन और पार्टनर का आज ये 6th क्लास है ना, पार्ट 6। और हम लोग इसके पहले वाले जो क्लास है उसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के कुछ क्वेश्चन एग्जांपल हमने देखे थे। एग्जांपल नंबर 18, 19, 20, 21, राइट। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर उसको शो कर देता हूं। तो पेज नंबर 4.22 पर ये टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। हमको ट्रीटमेंट करना है, किस चीज का ट्रीटमेंट करना है? हमको ट्रीटमेंट करना है रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, चलो देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, आ जाओ। एक सिंपल सी चीज, चलो हमारे इसमें एग्जांपल में कौन कौन है? चेतन है, भगत है और गोपाल है। ठीक, गोपाल इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है नए पार्टनर के रूप में। ठीक है, बैलेंस शीट में हम देखें तो क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट में आपको इस तरफ असेट्स दिख रही होगी, ठीक है, और इधर लायबिलिटीज। ओके, अब यहां पर लायबिलिटीज में हमारे पास में क्या क्या होता है? तो लायबिलिटीज में बेटा हमारे पास में यहाँ पर आपको कैपिटल दिखता है ना, पार्टनर्स की कैपिटल होगी, चेतन की और भगत की। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर आपको जनरल रिजर्व दिख सकता है ना, दिख सकता है बोल रहा हूं, राइट। जनरल रिजर्व हो सकता है, ठीक है, और कोई सा रिजर्व हो सकता है, और इसके साथ में यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलता है यहां पर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, है ना, लोन, राइट, इस तरीके से। तो यहां पर आप जरा ध्यान देना, यदि मैं पूरी लायबिलिटी को इसके दो क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के ओनर के लिए, मतलब बिजनेस है, राइट, वरलक्ष्मी मान लो, है ना, बिजनेस का नाम क्या है? वरलक्ष्मी। तो वरलक्ष्मी के जो पार्टनर हैं वो कौन हो गए? चेतन और भगत। उनके लिए लायबिलिटी, वरलक्ष्मी की लायबिलिटी किसके लिए? टुवर्ड्स ओनर। समझ में आ रहा है? टुवर्ड्स ओनर, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल। और बिजनेस के बाहर किसी व्यक्ति को देना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ये एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये सब क्या है? इंटरनल। ठीक है, अब इसमें यहां पर समझो, ये जनरल रिजर्व कहां से आया? तो जनरल रिजर्व कहां से आया भाई? साल का, ईयर का जो प्रॉफिट है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं वैसे, पर मैं हल्का सा एक रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ईयर में जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा पार्टनर्स अलग से रख देते हैं, किसी स्पेशल पर्पस से रख सकते हैं या जर्नल पर्पस से रख सकते हैं, राइट। तो ये किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक, मान लो ये कितना दिख रहा है यहाँ पर? 1 लाख रुपए दिख रहा है, ठीक है। रिजर्व किसी और स्पेशल नाम से इन्होंने रिजर्व बना के रखा हुआ है ना, जैसे बिल्डिंग, रिजर्व फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब इनको कुछ बिल्डिंग बनानी होगी बिजनेस की, इसलिए इन्होंने अलग से बचत करके रखी है। मान लो उसमें 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया? ये किसी ईयर का प्रॉफिट है जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है इन लोगों ने ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब एक नया पार्टनर आएगा, है ना, तो आज इस पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया, राइट।
अब फ्यूचर में इस पार्टनर का भी अधिकार इस असेट पर भी होगा और इस इंटरनल लायबिलिटी पर भी होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये बिजनेस के ओनर का पैसा है ना, जो कि अभी ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? तो फ्यूचर में जब भी ये बटेगा, कद्दू कटेगा, तो फिर सब में बटेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई ऑनर जो होंगे उनको तो सबको मिलेगा ही। तो क्या ये प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट है ना, ये सब क्या है? प्रॉफिट। तो क्या इस सब प्रॉफिट में इस गोपाल का कोई अधिकार है क्या? उसने कोई मेहनत करी है? नहीं, ये तो फिजूल में मलाई खा जाएगा ना, राइट? तो क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ करना चाहिए सर जिससे कि फ्यूचर में यदि ये बांटा जाए, राइट, तो इसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। है ना? क्या किया जाए? बहुत सिंपल, प्रॉफिट है ना, इन दोनों को बोलेंगे ले जाओ तुम्हारा प्रॉफिट, ना रहेगा बात, ना बचेगी बांसुरी। इसको खत्म कर दो यहाँ से, तो फ्यूचर का टेंशन खत्म। जब यहाँ होगा ही नहीं, फ्यूचर में ये होगा ही नहीं, तो उसमें इसके प्रॉफिट का टेंशन ही खत्म। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, कि इन प्रॉफिट्स को किनको दे दिया जाए? ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाए। अच्छा, कौन से रेशो में दोगे? ओल्ड रेशो। सिंपल सी बात है ना, मतलब कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। ये इन्हीं का था, इन्हीं को दे दिया, तेरा तुझको अर्पण। सिंपल। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? क्या एंट्री होगी? ये सब लायबिलिटी है, इन सब का बैलेंस क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट। इनको खत्म करना है, तो क्रेडिट वाली चीज को खत्म करना हो तो डेबिट किया जाता है। सिंपल सी बात। तो इन सब को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम करेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल बी कैपिटल। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। ओल्ड रेशो में सबको एक साथ टोटल करो, बट क्या होगा इसका, इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट होगा कि जो नई बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें ये रिजर्व नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगी। दूसरा, इस अमाउंट से इनकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, ये इसका फाइनल इंपैक्ट होगा, है ना। नई बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, और इस अमाउंट से बैलेंस कैपिटल में बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात, क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि इसका करना क्या है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्वेश्चन केवल बैलेंस शीट बना के देगा। ध्यान से सुनना है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा? वो बैलेंस शीट दे देगा, बोलेगा गोपाल ने पार्टनरशिप को ज्वाइन करा, राइट, इतने शेयर के लिए ज्वाइन करा, इतनी कैपिटल लेके आ रहा है, इतना गुडविल लेके आ रहा है, असेट का रिवैल्यूएशन दे देगा, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन दे देगा, पर इनके बारे में कुछ नहीं कहेगा। समझ में आ रही बात? हमें जानबूझकर बिना उसके कहे इसको क्या करना है? पार्ट देना है। क्वेश्चन के कहने का इंतजार नहीं करेंगे हम। इसलिए मैं इसके पहले वाली क्लास में जब मैंने कुछ एग्जांपल करवाए थे तो मैं आपको क्या आदत डालने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट को रीड करना चालू करो। क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन के पहले आपको बैलेंस शीट को देखना ही है, और जैसे ही आपको नजर पड़ती है कि अच्छा इसमें रिजर्व है, तो सबसे पहले आप ट्रीटमेंट इसके रिजर्व का करोगे। ओपनिंग कैपिटल लिखोगे कैपिटल अकाउंट में, हेलो, और इनको बांट दोगे और खत्म कर दोगे। उसके बाद एडजस्टमेंट उठाना चालू करेंगे। ओके, चलो अब मैं आपको इस मेरे नोट्स में कुछ और अच्छी डिटेल में है वो चीजें बता देता हूँ। 4.22 पर 22 पर आप देखोगे तो ये मैंने यहाँ पर
रीजन भी लिख रखा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया, है ना। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस मैंने यहाँ पर बताया था अभी बैलेंस शीट में, तो ये वही कहलाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अच्छा एक सिंपल से एक चीज बता दो वो पहले, चलो यार इसी पे देख लेंगे, इसी पे देख लेंगे। तो ये जो पहली एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है ये किसकी है, जो प्रॉफिट और रिजर्व हमारा बचा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, देखो लिखा है ना डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने की। ठीक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पेसिफिक फंड। अब ये स्पेसिफिक फंड क्या होते हैं, इनको ध्यान से सुनना। वैसे तो एमपी बोर्ड इन स्पेसिफिक फंड पर ज्यादा जोर नहीं देता, उसको मालूम है कि जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर ले बच्चा बहुत है ना, पर फिर भी हमें मालूम होना चाहिए, कभी कभार आ जाता है और एक मान लो हमारे अटेम्प्ट में ही आ जाए तो क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देखो, मैं इसको बोर्ड पे बताता हूँ। देखो एमपी बोर्ड से थोड़ा सा हायर लेवल का लॉजिक है, कोशिश करना समझने की, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी किसी बुक में ना दिए हो और हो सकता है कि इसका बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट आपके टीचर ने बताया हो कि बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो और हो जाएगा। पर सच बात में ये है कि इसके कई ट्रीटमेंट, इसकी कई कंडीशंस है, कुछ अच्छी कंडीशंस मतलब जो कि पॉसिबिलिटीज है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो थोड़ा सा, कि हमने कहीं पर पैसा लगाया है ना, ताकि उससे या तो हमको उसका कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिले, मतलब उससे इनकम जनरेट हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जिससे इनकम जनरेट, जैसे बैंक में एफडी करवा देना इन्वेस्टमेंट है, राइट। इसी तरह से आप किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर भी खरीद सकते हैं। सर ये क्या होता है, ये तो हमारा जो टॉपिक चैप्टर आएगा कंपनी अकाउंट उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीद सकते हो जिस पर आपको डिविडेंड नाम की इनकम होती है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है, राइट। आपके पास पैसा है बिजनेस के पास में, बिजनेस ने क्या करा, शेयर्स या डिबेंचर खरीद लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट, और बैंक क्रेडिट, बैंक से पैसा चला जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किधर होगा, असेट साइड मिलेगा आपको, क्लियर। तो यहां पर आपको एक इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिलेगा, मान लो 5 लाख, कितना लिखा हुआ है, 5 लाख, 5 लाख में हमने ये इन्वेस्टमेंट खरीदा। अब शेयर्स और डिबेंचर का बिहेवियर क्या होता है, ये कम ज्यादा होता रहता है, इसका प्राइस क्या होता है, कम ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये 5 लाख का ही है, ये 4.5 लाख का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, और ये 50 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, आपने खरीदा कितने पर, 5 लाख। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएशन, अप डाउन होना फ्लक्चुएशन होता है। अब क्या हो सकता है कि ये इसकी वैल्यू बढ़े तो अच्छी बात है, 5 के 50 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डर है क्या, कोई टेंशन है क्या, ये तो अच्छी बात है। पर 5 के 4 हो गए तो कल्पेगी, आत्मा कल्पेगी ना अंदर से कि 1 लाख रुपए अपने मेहनत के पैसे कम हो गए।
तो बिजनेस के ओनर क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट एक रिजर्व बनाते हैं। याद करना, मैंने पहले चैप्टर में ये बताया हुआ है कि ये जो मैं कुछ बोलने वाला था और भूल गया। तो ये क्योंकि कम हो सकता है इन्वेस्टमेंट की प्राइस। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो रिजर्व होते हैं हम क्यों बनाते हैं, एक्सपेक्टेड कुछ हमें लगता है कि ऐसी जरूरत होगी, उसके लिए हम पैसा बचा के रखते हैं, और एक्सपेक्टेड लॉस के लिए भी हम रिजर्व करते हैं। भाई हमारे घर में हमारे पेरेंट्स पैसा क्यों बचाते हैं, भाई कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो पैसा लगेगा ना, इसके लिए भी तो बचत करते हैं अपन लोग। तो ये वही है, यदि इसका इन्वेस्टमेंट का रेट डाउन हो जाए तो हम उसके अगेंस्ट क्या बना के रखते हैं, एक रिजर्व। इधर इस फंड को उसका मेंटेन करने के लिए, उसका जो लेवल है मेंटेन करने के लिए इस फंड को यूज किया जाए। ठीक, बस इतना समझो। ठीक है, अभी यहाँ पर मान लो रिजर्व दिख रहा है कितना, 2 लाख। कितना, कहां से बनाया ये प्रॉफिट का हिस्सा है। ये भी क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा अलग से बचा के रखा हुआ है कि यदि इसका प्राइस कम होगा तो हम क्या मान लेंगे, इस अमाउंट को उठा के इधर मान लेंगे, मतलब उस लॉस को सेटल करने के लिए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये गोपाल आ रहा है, इन्वेस्टमेंट को तो ये बेचेंगे नहीं, है ना, इन्वेस्टमेंट में जो उसका हिस्सा होगा उसके अकॉर्डिंग उससे कैपिटल मंगवा लेंगे। और वो क्या कैसे होता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वही एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, एक नए वाले पार्टनर की कैपिटल कितनी मंगवानी है उसमें निकलता है। समझ में आ रही बात, तो उसमें आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी उसमें। बट ये रिजर्व किसका है, ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट का, राइट। इसको यदि ऐसे ही रहने देंगे तो इसका बेनिफिट कौन उठा जाएगा, तो भैया इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। अब आपको क्वेश्चन इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जरूर देगा, या तो यहीं पर लिख देगा मार्केट वैल्यू, कहां लिख देगा, यहीं पर बैलेंस शीट में लिख देगा, या फिर एडजस्टमेंट में लिख के देगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू यदि उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा है मतलब यहाँ पर कितना हो जाए, 6 लाख, 5,50,000, 5,10,000, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, समझ में आ रही बात, कुछ नहीं करना। फिर सिर्फ ये पूरा का पूरा 2 लाख आप क्या करोगे, जैसे कि ये रिजर्व बांटा ना वैसे बांट देना पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि यहाँ लॉस तो हो नहीं रहा है तो उसकी जरूरत पड़े, समझ में आएगा। पर 5 लाख से कम यदि मार्केट वैल्यू लिखता है क्वेश्चन, तो कितना कम लिखा, 4 लाख ना, कितना कम लिखा, 1 लाख, तो हम 1 लाख रुपए को एडजस्ट करेंगे यहां पर इसमें से। ठीक है, और बचा हुआ 1 लाख क्या करेंगे, इनमें काट देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन आएगा हम वहां देख लेंगे, है ना, कि कैसे क्या उसको बांटना है। बस इतना अभी ध्यान रखो, उस समय मैं नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में, आप बस अभी इतना ध्यान रखो। ठीक है, यदि यहां पर 3 लाख कितना है, तो ये पूरा 2 लाख यूटिलाइज हो जाएगा इसको एडजस्ट करने में, है ना, मार्केट वैल्यू पर लाने में। फिर अपन इसको क्या 5 लाख से 3 लाख पर लाएंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी मालूम है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है कम, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट करेंगे, कट्टस। बात समझ में आ रही है ना, कट्टस हो गया, तो ये अकाउंट भी यहां से खत्म हो जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट कितने पे आ जाएगा, 3 लाख पर आ जाएगा। पर ये मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 लाख दी, तो ये 2 लाख तो यहाँ पर पूरे खत्म हो गए। अभी भी मतलब 5 लाख से ये क्रेडिट हुआ,
नहीं सॉरी 5 लाख से नहीं, इसको 3 लाख से क्रेडिट करेंगे। कितने से? 3 लाख से। इन्वेस्टमेंट को 5 लाख से 2 लाख पे लाना है ना, हेलो, 3 लाख से क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, ठीक। 2 लाख से इसको डेबिट करेंगे, 1 लाख और चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कहां से लाएंगे प्रॉफिट? रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है? अरे रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझो दिमाग में हमेशा। क्या समझो? प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट आपने देखो, इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख से क्रेडिट करा, राइट? तो डेबिट भी तो 3 लाख से चाहिए आपको। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2 लाख ही है, तो बाकी का 1 लाख कहां से लाओगे? रीवैल्यूएशन से लाओगे। तो रीवैल्यूएशन को अपन क्या करते हैं? डेबिट। एक तरह से लॉस है ना भाई, 1 लाख का फिलहाल लॉस हो गया भाई। 3 लाख का लॉस था, जिसके लिए हमने 2 लाख तो हमने पहले से रख रखे थे, और अभी 1 लाख और। समझ में आई बात? इस तरीके से ये जो स्पेशल फंड होता है, इसका ट्रीटमेंट करना होता है। जिसके लिए रखा है, समझ लो, जिसके लिए इसको रखा है, पहले देखना होगा कि वहां पर ये कितना यूटिलाइज हो रहा है। यदि बच गया तो पार्टनर का, कुछ बचा तो पार्टनर का, नहीं बचा और लग रहा है तो रिवैल्यूएशन से दो। ठीक, समझ में आ रही बात है ना? क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दिख रहा है? अब वर्कमैन कंपनसेशन क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, देखो, फैक्ट्री, जहां फैक्ट्री होती है, जहां पर वर्कर काम करते हैं, और जहां पर थोड़ा रिस्क होता है कि वर्कर को कुछ हो सकता है, लग सकती है ना, डैमेज हो सकता है, बात समझ में आ रही है? एक्सीडेंट होने के कारण, तो वहां पर ओनर्स क्या करते हैं? कुछ हिस्सा प्रॉफिट का अलग से बचाकर रखते हैं कि यदि वर्कर को कुछ हुआ तो वो हमारे अगेंस्ट क्या करेगा? केस करेगा कि मेरा ये काम करते करते ऐसा हुआ, मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, बात समझ में आ रही है? तो वो हमसे पैसे मांगेगा, राइट? तो हम एक, मतलब निकल बात बताओ, हाथ पैर कटेगा तो क्या आदमी 4-5 हजार रुपए मांगेगा? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसा पैसा मांगेगा, राइट? अब यदि किसी भी 5 साल तक मान लो कुछ नहीं हुआ, छठे साल में अचानक एक एक्सीडेंट हुआ एक वर्कर के साथ में, उसने 20 लाख रुपए मांगे, तो उस साल एकदम से 20 लाख रुपए हमारे P&L में डेबिट हो जाएगा कि नहीं? मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एक साथ 20 लाख से कम। गलत है, राइट? और देना तो पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? हर साल कुछ हिस्सा प्रॉफिट का अलग बचाकर रखते रहेंगे, किसके लिए? कि हमें मालूम है कुछ न कुछ कांड तो होगा। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने लॉसेस को पहले ही संभाल के रखता है, उसको मालूम है बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं होता, कुछ न कुछ इसमें आज नहीं, आज से 5 साल बाद होगा, वो 5 साल तक उसके लिए बचा के रखेगा। समझ में आ रही बात? तो बचा के रखेगा वो, ठीक है? आ रहा हूं 5 मिनट बस, 2 मिनट। तो वो पैसा बचा कर रखेगा, ठीक है? और फिर क्या होगा? मतलब एक तरह से फंड इकट्ठा हो जाता है उसका। तो ये कहां से इकट्ठा हो रहा है? प्रॉफिट में से हो रहा है। अब यहां पर आपको दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, है ना, 1 लाख का। तो भैया ये प्रॉफिट की, ये पैसा किसने बचा के रखा है? ओल्ड पार्टनर्स ने बचा के रखा है, राइट? तो ये किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। बट देखना पड़ेगा क्वेश्चन ने यदि इसके अगेंस्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन ने यदि कह रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 रुपए का आएगा, बैलेंस शीट में नहीं है, एडजस्टमेंट में नीचे लिख रखा है क्या कि 20,000 का क्या आ सकता है, किसी वर्कर का कंपनसेशन आ सकता है, रिसेंटली कुछ हुआ है, तो 20,000 का आएगा ना। यहाँ कितना? 1 लाख है ना, तो बचे कितने? 80,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी ये देखना।
ये वर्कमैन कंपनसेशन को पूरा 1 लाख से ही डेबिट करेंगे, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड जो भी कहें, है ना, 1 लाख से क्या कर रहे हैं अपन इसको डेबिट। 2 क्लेम हो सकता है ना, तो क्लेम का अब हम 20,000 रुपए क्या कर रहे हैं अलग से बचा कर रखेंगे, तो हम एक लायबिलिटी अकाउंट बना लेंगे। कौन सा? क्लेम फॉर डैमेजेस। समझ में आ रही बात है ना? क्लेम्स फॉर डैमेजेस करके 20,000 रुपए हमने अलग से निकाल के रख लिए। बाकी के 80,000 रुपए हम चेतन और भगत के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? बिल्कुल वो फ्लक्चुएशन फंड जैसा ही है भाई। यदि लॉस होने की चांसेस है तो जितना लॉस होने वाला है उसको एडजस्ट करो पहले और बचे हुए को ओल्ड पार्टनर को दे दो, ठीक है। इसके बाद में इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो कौन सा है? कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है। कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होते हैं? अचानक कोई घटना हो जाए उसके लिए। कंटिंजेंसी का मतलब होता है पक्का नहीं है पर हो सकता है। कोई दुर्घटना अचानक हो जाए और हमारी कंपनी हमारी बिजनेस के अगेंस्ट कोई केस हो जाए तो हम उसका पैसा कैसे देंगे? बात समझ में आ रही है? तो उसका क्लेम देने के लिए हम अलग से एक रिजर्व बना के रख सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी। सेम वर्कमैन कंपनसेशन जैसा ही इसका ट्रीटमेंट है, सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट। आपने सिर्फ नाम बदल दिया, वर्कमैन की जगह क्या कर दिया? कंटिंजेंट। बाकी ट्रीटमेंट सेम है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। तो पहले ये हो गया। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, है ना। अभी जो हमने समझा है उसको आप रिपीट करो, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। भाई जिस तरीके से प्रॉफिट को हम इकट्ठा रख सकते हैं उसी तरह से कुछ गलतियों को भी हमको इकट्ठा रख सकते हैं, लॉसेस को। जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस, प्रॉफिट नहीं लॉस। भाई हो सकता है कि पिछले साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो हमने क्या करा? उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। हमने सोचा कि नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा उससे ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने अभी तक बचा के रखा था, उसको लॉस को शेयर नहीं करा। तो ये कहां होगा लॉस? ये लॉस बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में मिलेगा। यदि बैलेंस शीट में असेट साइड आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मिले तो इसका मतलब वो क्या है? लॉस है। डेबिट बैलेंस, उसको खत्म करो। ये गोपाल थोड़ी ना वो इंतजार करेगा कि आप फ्यूचर में इसको बांटना और मुझे देना। वो तो सबसे पहले असेट साइड में देखता है और देखता है अच्छा पीएनएल लॉस है भाई, खत्म करो पहले इसको यहां से, राइट। उसको खत्म करने का तरीका क्या हुआ? क्योंकि असेट साइड लिखा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट कर दो और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, ओल्ड रेशियो, ठीक। इसी तरह से आपको क्या मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर ये क्या होता है ना? समझो, अभी ही समझ लो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, देखो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक्सपेंसेस होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक्सपेंस होता है बिजनेस का। पर जब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट बहुत ही लार्ज होता है, बहुत लार्ज, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इस टाइप का एडवर्टीजमेंट हर बार नहीं होता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है एक्सपेंस जो होता है ना, उसको बोलते हैं जो बार बार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट का हम एक्सपेंसेस करते हैं, बार बार करते हैं, पर एडवर्टीजमेंट में भी कुछ ऐसा एक्सपेंस जो हम बार बार नहीं खर्च करेंगे, एक ही बार कर रहा है बट अमाउंट बहुत बड़ा है। जैसे सर आपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, ओपनिंग करी, उद्घाटन बोलते हैं लोग, ओपनिंग, राइट। आपने ओपनिंग जो करवाई, वो जो रिबन कटवाई, वो अमिताभ बच्चन से कटवाई। आपने ऐसा क्यों करा? मैं जब यूए में था
तो वहां पर मैं जहाँ रहता था उसके पास में एक जूस पॉइंट खुला था, जूस वर्ल्ड, उसका नाम ही था जूस वर्ल्ड, है ना, काफी बड़ी चेन थी, मतलब बड़ा बिजनेस था। उसका उद्घाटन करने कौन आया था भाई, उसका जॉन अब्राहम आया था वहां पर। तो एक तो मैसेज फैला कि भैया इसका उद्घाटन होने वाला है और यहाँ पर कौन आने वाला है, जॉन अब्राहम आने वाला है, क्योंकि वहां पर सारी इंडियन कम्युनिटीज थी, इंडियन लोग रहते थे, तो जॉन अब्राहम को सब जानते थे, तो भीड़ बढ़ी, समझ में आई बात। जब वो रिबन काटने आए तो उसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ी क्या, ऑटोमेटिकली जॉन अब्राहम के लिए सभी लोग आ गए, उसका एडवर्टीजमेंट हो गया। तो क्या जॉन अब्राहम क्या फ्री में आया था, चाचा लगता है क्या उसका, नहीं। ये एक्टर्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे के इतने पैसे लेते हैं जितना कि पूरी एक मूवी में लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। अब आपने अमिताभ बच्चन को बुलाया सेम यही सोच के कि भैया हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या होगी, पब्लिसिटी हो जाएगी अमिताभ बच्चन के कारण। मेरे को याद है ना, देखो मेरे को याद है जॉन अब्राहम आया था, क्योंकि मैंने वहां देखा, मैं जा रहा था, मैंने देखा कि वाह यार जॉन अब्राहम आया हुआ है, राइट, मेरे को अभी तक याद है, आया ना। इतना बड़ा इम्पैक्ट और क्या चाहिए, तो अमाउंट भी ज्यादा बड़ा लगा। आपने अमिताभ बच्चन को बुलाया, इसीलिए बुलाया कि हर व्यक्ति ध्यान रखेगा कि यार फलाना दुकान का उद्घाटन किसने करा, अमिताभ बच्चन ने करा था, वो याद रहा ना, एडवर्टाइजमेंट का काम हो गया। पर वो अमाउंट क्या छोटा मोटा लगेगा, बड़ा अमाउंट लगेगा। दूसरी चीज, उसका इम्पैक्ट कितने सालों तक रहेगा, सालों तक रहेगा, इसलिए उसको एक्सपेंस ना मानते हुए असेट मानते हैं। मैं असेट की डेफिनेशन देता हूं और आपको मैं यही देता हूं कि एसेट ऐसी होगी जिसका फायदा लॉन्ग टर्म मिलता है, राइट। तो ये नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ना होके ये क्या होता है, एक तरह से एसेट होता है। बट एसेट की डेफिनेशन में एक और चीज है कि एसेट उसको कहते हैं जो सेलेबल हो, बिक जाए और उससे क्या मिल सके, पैसा मिल सके। अब इस एडवर्टाइजमेंट को तो आप बेच नहीं सकते ना, आपने एक बार बिक के पैसे दिए अमिताभ बच्चन को रिबन काटने के, क्या बार बार थोड़ी ना वो आएगा आपके लिए उसी पैसे में, तो बेच सकते हो क्या, नहीं। तो इम्पैक्ट उसका, आपको बेनिफिट आपके बिजनेस में लंबे समय तक मिलेगा, समझो बात को, बट उसको आप सेल नहीं कर सकते, इसलिए ये सस्पेंस है। क्या है ये, सस्पेंस, समझते हो ना, कि हाँ भी और ना भी, है ना। तो ये असेट है भी नहीं भी, ये एक्सपेंस है भी नहीं भी, समझ में आ रही है ना। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है इसका, चिंता मत करो, पर ज्ञान की वृद्धि के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं तो कोई ऐसा मेरा गला दुखाने का कोई विचार नहीं। तो ये एक तरह से क्या है, लॉस, ये हो चुका है, अब इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको सेल नहीं कर सकते। तो ये कहां मिलेगा, ये असेट साइड में आपको मिलेगा। ये जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखा रहा हूं ना, ये सब कहां मिलेंगे, असेट साइड। आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट रीड करोगे, आपको जैसे ही दिखा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, तो आपका दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे ये तो क्या है, लॉस है, ये असेट वसेट नहीं है, राइट। ये गोपाल क्या करेगा, गोपाल बोलेगा खत्म करो इस लॉस को, हो गया बोले क्योंकि तुम्हारा होना, समझ में ही बात। तो एंट्री वही होगी, लॉसेस को क्या करोगे, क्रेडिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। ठीक, चलिए और देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। मैं वैसे तो बहुत छोटे में इसको समझाना चाह रहा था, पर आप लोगों का इंटरेस्ट देख के मेरे को लगा कि मेरे को इसको और बढ़ाना चाहिए, तो मैंने इसको इतना डिटेल में समझाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साहब ये क्या होता है, अरे ये एडवर्टीजमेंट था ना, इसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसका अकाउंटिंग में जो नाम है, ये जो उसका जो नेचर है एडवर्टीजमेंट सस्पेंड का, वो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया कि कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ना लिखते हुए क्या लिख दे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में ऐसी अजीब गरीब कोई सी भी चीज दिखे उसको आप खत्म कर देना। ठीक, दूसरा क्या हो गया, लास्ट में फिक्टिशियस असेट,
मानी हुई असेट। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट क्या था, हमने उसको असेट माना था ना, ये वही है। गुडविल, गुडविल असेट साइड में दिख जाए, फिक्टिशियस असेट है, मानी हुई असेट है, उसको भी आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दोगे। बात समझ में आई? इतना ही है बस, ये टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद में आ रहा है एग्जांपल नंबर 22, जो कि मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं करूंगा? मैं करूंगा, जरूरत नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं बहुत इजी है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि नहीं करूं बोर्ड पे सॉल्व? बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे बच्चे और क्या मिलेंगे। पर हम इसको देखते हैं, आप खुद बताना कि इसको जरूरत है या नहीं, है ना? क्योंकि देखो आंसर आपके सामने, एक्सप्लेनेशन में पूरा दे दूंगा, ठीक है? इसको फटाफट खत्म करते हैं। ए और बी क्या है? पार्टनर, 3:2 ओल्ड रेशो है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट को रीड करेंगे। बैलेंस शीट के असेट में देखेंगे कि बैंक है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट है। चलो, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो क्या कहलाएगा, फिक्टिशियस असेट कहलाएगा, राइट? वो नहीं है। चलो, लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जर्नल रिजर्व। भाई इसको बांटना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, इसको तुरंत बांटना है, ठीक है? क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? क्वेश्चन हमसे चाहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री करो। तो भैया जर्नल एंट्री की ये इसका रिजर्व को बांटने की सबसे पहली एंट्री करो। कोई सी नहीं एंट्री करोगे, सबसे पहले जर्नल रिजर्व को बांटने की एंट्री करो। क्या एंट्री होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और बी कैपिटल। 18,000 को कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो 3:2 में बांट दोगे, ठीक है? ये देखो, क्लियर? उसके बाद में हम क्वेश्चन की कंडीशन देखेंगे, क्वेश्चन जो बोलेगा हम करते जाएंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, सी को हम पार्टनर बना रहे हैं और सी क्या कर रहा है, 8,000 रुपए लेके आएगा कैश कैपिटल के और 9,000 गुडविल के। ये हो गई एंट्री, ये तो आती है आपको, ठीक है? उसके बाद में कहा स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 30,000 का, तो 10% कितना हुआ? 3,000। तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे 3,000 से, ठीक है? प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी रिड्यूस बाय 2,400। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोविजन है 4,800 का दिख रहा है बैलेंस शीट में, इसको हम रिड्यूस कर दो, कितने कितने तक कर दो इसको? 2,400 तक, नहीं सॉरी, बाय 2,400, 2,400 से, मतलब इतने अमाउंट से उसको कम करना है। कम करना है मतलब फायदा है, एक तरह से ये लॉस है, और लॉस क्या हो रहा है? कम कर रहे हैं, मतलब फायदा है, मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट, है ना? जर्नल एंट्री करने का लॉजिक बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आना चाहिए। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट। याद रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट, कम करने के लिए, ठीक? फिर इसके बाद में दिया है पेटेंट इज वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब क्या हुआ? पेटेंट जीरो हो गया, तो पेटेंट क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, ठीक है? देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर द डैमेजेस अमाउंटिंग 2,000। कुछ हुआ और किसी ने हमको हमारे अगेंस्ट क्या कर रखा है? कोर्ट में केस कर रखा है 2,000 रुपए का डैमेज का, ठीक? आगे लिखा है द क्लेम हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। हमने एक्सेप्ट नहीं करा, हमने बोला है हमारी गलती थोड़ी नहीं। एक बात याद रखना, जो गोपाल है ना वो नहीं मानेगा। गोपाल है ना, गोपाल क्या बोलेगा? मान लो कि तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, जज ने मान लिया कि तुम्हारी गलती तो देना पड़ेगा। फिर तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुमने भले से एक्सेप्ट नहीं करा है, पर जज ने बोल दिया कि हाँ आप लोगों की गलती है, तो 2,000 देने पड़ेंगे। तो भैया अभी से आगे 2,000 रुपए को क्या मान लो? लायबिलिटी मान लो। समझ में आ रही बात?
तो लायबिलिटी मानेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। अभी तक कोई अकाउंट नहीं इस तरीके से, अब हम क्या बनाएंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लियर? क्लेम फॉर डैमेजेस 2000 से क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ये देखो नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा, क्लेम फॉर डैमेजेस 2000 और रिवैल्यूएशन डेबिट। खत्म। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 3:2 रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 14। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व करके दिया हुआ आपके सामने, है ना। हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हूं, पर यहां पर आपके लिए मैंने ये दिया है। और देखो नाम क्या है, नाम पे ध्यान देना। yes, आशीष एंड जयेश। यस, मेरा नाम आशीष और फोकस ट्यूटोरियल के जो पार्टनर है उनका नाम भी क्या है, जयेश। जयेश सर, है ना, जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो दोनों इक्वल पार्टनर है। हाँ, हम दोनों इक्वल पार्टनर है। अब कुछ नाम नहीं मिल रहा था तो मैंने अपन दोनों का नाम लिया। हमको राजेश ने ज्वाइन करा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, राजेश वाजेश कोई नहीं है, हम दो ही हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। इसको आप करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप कर लोगे। इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद हमारा नया टॉपिक चालू होगा। नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15 भी है, तो ये भी करना है। ठीक है, 15 भी करना है। यदि आपको कुछ डाउट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन 15, 14 में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि आपको कोई डाउट नहीं आता है तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जरूर पढ़ेंगे। 2021-22 के सिलेबस में ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, बट हम करेंगे। बहुत बढ़िया चीजें, समझने लायक कोई चीज थी इस चैप्टर में तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही था, जो कि इस बार के सिलेबस से हटा दी, बट हम करेंगे। ओके, चलिए यहां पर आज के लिए इतना ही। एंजॉय।